फिलहाल हर जगह यूएस के एआई बबल की ही बात चल रही है, लेकिन इसी बीच इंडिया में भी काफी कुछ बड़ा हो रहा है जिसे आज हम एक्सपोज करने वाले हैं। और ये है इंडिया का चीप यानी सस्ता एआई बबल। और इसमें हम एक दो नहीं कई सारे एआई से रिलेटेड स्टॉक्स की आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें आज लाखों इन्वेस्टर्स ताकत से पैसा लगा रहे हैं। ये देखिए 2 साल में 64,350% मतलब 643 टाइम्स। बीएसई की चेतावनी के बाद भी शेयर की तेजी नहीं थम रही है। और मुझे लगता है कि इंडिया में जो ये एआई बबल चल रहा है, ये यूएस से एआई बबल से कई गुना घातक है, क्योंकि वहां पर अगर आप देखेंगे तो जो कंपनीज हैं उनके सिर्फ वैल्यूएशन महंगे हैं, इसलिए वो बबल हुआ है। लेकिन इंडिया में प्रॉब्लम कुछ और ही है। जब मैं आपको बताऊंगा तो आप खुद हैरान हो जाएंगे। तो चलिए वन बाय वन एक एक स्टॉक को लेकर इसे समझते हैं। देखिए, तारीख थी 10 फरवरी 2025। महाराष्ट्र गवर्नमेंट एक कंपनी के साथ एमओयू साइन करती है जो महाराष्ट्र के नागपुर के मिहान में एक सेमीकंडक्टर फैसिलिटी शुरू करने वाली थी। कंपनी ने कहा था कि वो अगले 5 सालों में इस एमओयू के तहत अगले 5 सालों में ये कंपनी 10,000 करोड़ रुपीस, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट है, इतने इन्वेस्ट करने वाली थी। जैसी अनाउंसमेंट आती है सेम डे स्टॉक में अपर सर्किट लग जाता है, क्योंकि हर कोई एक एक्साइटेड होता है कि कंपनी अब सेमीकंडक्टर में जा रही है। क्योंकि एक चीज़ तो सभी को पता है कि जो एआई बूम चल रहा है, यूएस में ले लो, बाकी जगह पर ले लो, उसमें सेमीकंडक्टर कंपनीज को बहुत ज़्यादा फायदा मिल रहा है। और ऑफकोर्स अगर इंडिया में कोई कंपनी सेमीकंडक्टर शुरू करने जा रही है, इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट कर रही है, तो हर कोई चाहेगा कि उस कंपनी में अपनी कुछ ना कुछ हिस्सेदारी तो ज़रूर हो। और यही कुछ इस कंपनी में भी हुआ। लेकिन एक चीज़ जो किसी ने देखी नहीं, वो ये थी कि ये जो कंपनी थी, ये मात्र 200 करोड़ के मार्केट कैप वाली कंपनी थी, मात्र 200 करोड़। और उसने प्रॉमिस कितना किया था? 10,000 करोड़ रुपीस का। और उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये थी कि कंपनी कभी भी हार्डवेयर के बिजनेस में नहीं थी। कंपनी एक सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी सर्विसेज कंपनी थी, जिसका 99% रेवेन्यू यहीं से आ रहा था। अब आप समझ ही गए होंगे कि 200 करोड़ वाली कंपनी जब 10,000 करोड़ का एमओयू कर रही है तो अंदर क्या चल रहा है। दूसरी चीज, कंपनी यहीं पर नहीं रुकी। ये तो बस कंपनी का प्लान ए था। प्लान बी इससे भी खतरनाक था। प्लान बी क्या था? कंपनी ने सीधा 11 मई 2024 को अपना नाम ही चेंज कर दिया। पहले कंपनी का नाम था डेटासॉफ्ट एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लिमिटेड, जिससे कंपनी ने अपना नाम बदलकर क्या रखा? तो आर्टिफिशियल इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंट मटेरियल लिमिटेड, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट किसी ना किसी तरीके से कंपनी के नाम में आए, इस तरह कंपनी ने अपना नाम चेंज करके रख दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो इस ग्राफ में आपको क्लियरली दिखेगा कि 11 मई के अराउंड, 11 मई 2024, इसके अराउंड कंपनी की शेयर प्राइस लगभग 30-31 रुपए के आसपास थी, जो आने वाले कुछ दिनों में कंप्लीटली अपर सर्किट लगते सीधे चली गई 432 रुपीज़ पर। यानी प्राइमा फेसी तो यही लगता है कि क्लियर गेम प्लान था रिटेल इन्वेस्टर्स को झांसा देने का कि हमारी कंपनी सेमीकंडक्टर का एक बहुत बड़ा एमओयू साइन कर रही है, नागपुर में बहुत बड़ा प्रोजेक्ट आ रहा है, एट द सेम टाइम कंपनी में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नाम भी डाल दिया। प्लान बढ़िया चला। हुआ क्या? तो शेयर प्राइस कई गुना बढ़ गई। आप ही कैलकुलेट कर रहे हैं कि 30 रुपये से 432 कितने % से ये शेयर प्राइस बढ़ गई। अब जैसी एक दो चीज़ें कंपनी ने की, तो जो कंपनी के शेयर होल्डर्स लगभग 3,000 के आसपास थे, वो सीधे आने वाले टाइम में 4,000, 5,000 और धीरे धीरे फिलहाल 11,000 पर पहुंच गए। और बाद में जब रिटेल इन्वेस्टर्स इसमें फंस गए तो कंपनी के प्रोमोटर ने इसका पूरा फायदा उठाया। अगर आप कंपनी के प्रोमोटर्स देखेंगे, जैसे उमानंदम और ईश्वरा राव नंदम, इन्होंने अपना स्टेक सिग्निफिकेंटली कम किया जब शेयर प्राइस अपने पीक पर थी। उमानंदम ने 12.88% से उसे 7% पर लाया और ईश्वरा राव ने उसे 17% से 7% पर लाया। और धीरे धीरे पूरी जो कंपनी है वो पब्लिक के हवाले कर दी। आज पब्लिक का इस कंपनी में 75% स्टेक है। अगर आप यहीं पर बहुत शॉक हो गए तो सुनिए, कहानी अभी थोड़ी और बाकी है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारी ये स्पेशल ऑफर बिल्कुल मिस मत कीजिए। हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट की नेक्स्ट बैच अभी 1 अगस्त को शुरू हो रही है, जिस पर फिलहाल बम्पर डिस्काउंट चल रहा है। देखिए, दुनिया के जितने भी सक्सेसफुल इन्वेस्टर्स देख लो, मिलीनियर से लेकर बिलियनियर देख लो, यूएस के मिस्टर बफेट से लेकर इंडिया के मिस्टर झुंझुनवाला तक देख लो, सबके सक्सेस में एक स्ट्रेटेजी कॉमन रही है, और वो है वैल्यू इन्वेस्टिंग। यानी सिंपल भाषा में बताओ तो महंगी चीजों को सस्ते दामों में खरीदना। जब हमारे बहुत सारे सब्सक्राइबर्स ने इस बारे में हमसे रिक्वेस्ट की तो हमने इस पर रिसर्च करना शुरू किया, तो पता चला कि यूएस में लगभग हर किसी को वैल्यू इन्वेस्टिंग आती है, लेकिन इंडिया में ये सिखाने वाला कोई प्लेटफॉर्म ही नहीं है। जिसके बाद हमने इस वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट की शुरुआत की, जो आपको इंडिया स्पेसिफिक वैल्यू इन्वेस्टिंग तो सिखाता है, साथ ही इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट के लिए भी आपको प्रिपेयर करता है। 3 महीने का ये वीकेंड प्रोग्राम है जो कोई भी अटेंड कर सकता है, और इस कोहॉर्ट में आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग की सातों स्ट्रेटेजी सिखाई जाती है। और हमने इसे
इतना प्रैक्टिकल और इतने आसान भाषा में समझाया है कि अब एक नॉन फाइनेंस बैकग्राउंड का व्यक्ति भी बड़े आसानी से एक वैल्यू इन्वेस्टर बन सकता है। और अभी स्पेशल ऑफर में अगर आप स्टॉक मार्केट बिगिनर हो तो आपका बिगिनर टू एडवांस भी यहाँ पर क्लियर हो जाएगा, क्योंकि इस कोहॉर्ट के साथ इस ऑफर में आपको फंडामेंटल एनालिसिस 3.0 भी फ्री में मिल रहा है। तो इसके लिए सिंपली आपको नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दिया हुआ फॉर्म फिल करना है। उसके बाद आपको हमारा 40 मिनट का लाइव सेशन ज्वाइन करना है, जहां पर इस कोहॉर्ट के बारे में सारी चीजें जैसे सिलेबस और बाकी सारी चीजें आपको बताई जाएगी, जिसके बाद आप वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट ज्वाइन कर सकते और अपने आप को एज अ वैल्यू इन्वेस्टर ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो स्पेशल ऑफर को बिल्कुल भी मिस मत कीजिए। चलिए बढ़ते हैं वीडियो की तरफ। अगर आप कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस देखेंगे तो कंपनी ने ऐसा दिखाया है कि पिछले एक साल में उनकी बहुत ज्यादा तरक्की हुई है। उनका रेवेन्यू 26 करोड़ से 150 करोड़ हो गया। प्रॉफिट की बात करें तो 3 करोड़ से 37 करोड़ हो गया है। यहाँ पर एक और चीज़ गौर करने वाली है कि कंपनी ने ये भी बताया कि हमारी जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है वो 11% से 33% पर चली गई है। एवरीथिंग इज लुकिंग अमेजिंग अबाउट द कंपनी, और इसी के चलते अभी भी लोग इस कंपनी में खरीदारी कर रहे हैं। लेकिन जब बैलेंस शीट की तरफ आते हैं तो यहाँ पर रियलिटी देखना शुरू होती है। यहाँ पर पता चलता है कि कंपनी का 150 करोड़ में से 113 करोड़ तो बस ट्रेड रिसीवेबल्स है। और जब मैंने देखा है कि कोई भी कंपनी इतनी भारी मात्रा में ट्रेड रिसीवेबल्स के तौर पे रेवेन्यू डाल रही है, तब तक बाद में तो कुछ झोली निकल कर आया है। तो यहाँ पर क्या हुआ, AI बूम के नाम पर इन्वेस्टर्स को सक्सेसफुली बेवकूफ़ बनाया गया। अब देखिए यूएस का AI बूम और इसमें बहुत ज़्यादा अंतर है। वहाँ पर अंडरलाइंग में एक्चुअली बिजनेस हो रहा है, लेकिन यहाँ पर तो कुछ और ही चल रहा है। और ये सिर्फ एक कहानी नहीं है, आज पूरी लिस्ट ही लेकर मैं आया हूँ आपके सामने। मतलब ये जो कंपनी का केस है फिलहाल जो हम देख रहे हैं, इट इज़ लाइक अ थेरानोस। थेरानोस एक US बेस्ड स्टार्टअप था जिसने ये प्रॉमिस किया था कि एक ब्लड के बेसिस पर हम पूरी टेस्ट आपकी करेंगे। ऐसी मशीनरीज हमने बिल्ड की है, ऐसी टेक्नोलॉजी हमने बिल्ड की है। कंपनी की जो फाउंडर थी एलिजाबेथ होम्स, वो बड़े बड़े वादे करती थी, बड़ी बड़ी स्पीचेस देती थी, और इसी बेसिस पर उसने बहुत सारे इन्वेस्टर से बहुत बड़ी बड़ी फंडिंग भी उठाई। कितनी तो बिलियंस ऑफ डॉलर्स में। और बाद में कंपनी का वैल्यूएशन चला गया $9 बिलियन पर, यानी उस टाइम के करीब 60 to 65,000 करोड़ रुपीज़। लेकिन वहाँ पर रेगुलेशन काफ़ी सख्त है। जब इस स्कैम को पकड़ा गया, ये सारी चीज़ें बाहर आई, तो एलिजाबेथ होम्स को सीधा जेल में भेजा गया। इन्वेस्टिगेशन शुरू हुई, जेल में भेजा गया। फिलहाल 11 साल की जेल उन्हें हुई है। अच्छा बिहेवियर किया इसलिए 9 साल के लिए वो की गई है, 2 साल से कम कर दी गई। और फिलहाल वो टेक्सास की एक जेल में है। 2031 में उन्हें जेल से रिहा किया जाएगा। लेकिन इंडिया में इस तरह की चीज़ें हम देख रहे हैं कि खुलेआम हो रही है। और जब एलिजाबेथ होम्स के थेरानोस की बात हो ही रही है, तो सिमिलर चीज़ इंडिया के रिसेंटली AI सेक्टर में हुई है। एक इंडिया और लंदन बेस्ड कंपनी ने रिसेंटली ये AI डेमो लॉन्च किया। Hey there, I'm Natasha, and my speciality is making all your app building dreams come true. It's basically magic. Builder.ai. और यहाँ पर ये बताया गया कि ऐप बनाना अब पिज्ज़ा ऑर्डर करने जितना आसान हो गया है। अब किसी को भी ऐप बिल्ड करना है, ये आज से करीब 2 साल पहले की बात है, किसी को भी अगर ऐप बिल्ड करना है, कुछ नहीं, आपको बस इंस्ट्रक्शंस डालने, अपना ऐप बन के रेडी। अब ऐसे में जब इन्वेस्टर्स ने, मतलब इन्होंने सेम पिच अपने इन्वेस्टर्स को भी दी जो वेंचर कैपिटल थे, माइक्रोसॉफ्ट को भी इन्होंने पिच दिया, और माइक्रोसॉफ्ट भी मान गया कि यार ये इंडिया में कुछ हो रहा है नया, AI के ज़माने में कुछ कर रहे हैं, लेट मी इन्वेस्ट। क्योंकि इंडिया में जनरली कोई AI में कुछ बड़ा कर नहीं रहा है, और 2 साल पहले तो बिल्कुल भी कोई ज़्यादा था नहीं। तो माइक्रोसॉफ्ट ने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट की, और कुछ वेंचर कैपिटल और बाकी लोग यहाँ पर आ गए, और करीब 5,000 करोड़ रुपए, जो कि एक बहुत बड़ी अमाउंट है अगेन, उतनी इस कंपनी में इन्वेस्ट की गई। कंपनी का नाम था Builder.ai। ये इन्वेस्टमेंट उठाने के बाद कंपनी का वैल्यूएशन चला गया 15,000 करोड़ पर, लगभग $1.5 बिलियन। बहुत बड़े बड़े प्रोमिसेस थे, बहुत बड़ी वैल्यूएशन थी, कंपनी का हर जगह नाम था। इसी बीच कंपनी ने इकोनॉमिक टाइम्स और बड़े बड़े अखबारों में ऐड लिखी, और उस ऐड में उन्होंने बताया कि कैसे हमने एयर इंडिया का प्रोटोटाइप बनाया है। इसमें उन्होंने क्लियरली बताया, टिकट विकेट का सारी चीज़ें बना के दिखा दी कि कैसे हमारे AI ने ये बनाया है। अब ये जो चीज़ उन्होंने की मार्केटिंग के लिए, यहाँ पर उनसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई, क्योंकि बाद में एयर इंडिया की लीगल टीम इनके पास आ गई कि भाई हमने तो आपको कोई काम दिया नहीं है, आप ये क्या दिखा रहे हो लोगों को। लीगल नोटिस भेज दी, उनको कोर्ट खींचा, और बाद में ये क्लियर हुआ कि फिर एयर इंडिया ने तो उनको कुछ काम दिया नहीं था। और इसी इन्वेस्टिगेशन के बीच बाद में पता चला कि ये जो कंपनी है, ये हालांकि AI से कुछ बनाती नहीं है। इनकी नताशा AI बोलती है कि आप हमें इंस्ट्रक्शन दो, हम ऐप बना कर देंगे, लेकिन पीछे 700 इंजीनियर्स बैठे जो एक्चुअल में ऐप बना रहे हैं, लेकिन दिखा रहे लोगों को कि AI इज डूइंग द सेम। अब ये जब स्कैम बाहर निकला तो कंपनी सीधी बैंकरप्टी हो गई। माइक्रोसॉफ्ट का पूरा पैसा डूब गया, वेंचर कैपिटल का पूरा पैसा डूब गया, और एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के यहाँ पर थोड़ा नाम भी खराब हो गया, क्योंकि AI के इस दौर में माइक्रोसॉफ्ट और बाकी लोग इंडिया को एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे थे। लेकिन ऐसा जब उनका पहला एक्सपीरियंस आया, मतलब ये पूरी तरह से इंडियन बेस्ड कंपनी नहीं थी, लेकिन फाउंडर इंडियन थे, और मल्टीपल ब्रांचेस UAE और बाकी कई जगह पर इन्होंने ब्रांचेस खोल के रखी थी, और ये जब एक्सपीरियंस आया तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सेटबैक
ओवरऑल इंडियन इकोसिस्टम के लिए था। तो देखा जाए तो थेरानोस के केस और इस केस में बहुत सारी सिमिलरिटीज आपको दिखेगी कि क्लियरली बेवकूफ़ बनाया गया, कंपनी बैंकरप्ट हुई, इन्वेस्टर्स का पैसा डूबा, लेकिन वहाँ पर एलिजाबेथ होम्स को जेल में डाला गया, लेकिन यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। इंटरेस्टिंगली कंपनी के फाउंडर ने अपनी दूसरी कंपनी शुरू की है जिसका नाम है सेकंड ब्रेन AI, और ये कंपनी अभी फिलहाल वो चला रहे हैं, उसके लिए शायद फंडिंग भी देख रहे हैं। अब अगली जो कंपनी हमारी लिस्ट में है ये सबसे इंटरेस्टिंग है, क्योंकि देखिए जब AI सेमीकंडक्टर की बात आती है तो हमारे दिमाग में क्या आता है, US आता है, US का AI बबल आता है। लेकिन क्या आपको पता है कि पिछले 2 सालों में सबसे ज़्यादा रिटर्न्स किसी US की AI कंपनी ने नहीं दिए, बल्कि इंडिया की सेमीकंडक्टर कंपनी ने दिए। अब आपको लगेगा कि ये तो हमारे लिए एक बहुत ही प्राउड मोमेंट है, लेकिन नहीं, ये हमारे लिए बहुत ही शर्मनाक मोमेंट है। अब इसकी कहानी भी कुछ वैसे ही शुरू होती है जैसे कि पहली वाली हमारी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट वाली की शुरू हुई थी। यहाँ पर भी एक कंपनी जिसका नाम था RRP इलेक्ट्रॉनिक्स, ये एक MOU साइन करती है गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र के साथ, और यहाँ पर कंपनी बोलती है कि मैं 100 एकड़ की ज़मीन नवी मुंबई में अलोकेट की गई है। और जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो कंपनी का फोकस ये होता है कि जनरली चलो यार काम पे लगते हैं और फटाफट काम करते हैं, लेकिन ये कंपनी का मकसद शायद कुछ अलग ही था। इन्होंने भी सारे फ्रंट पेजेस पकड़ लिए इकोनॉमिक टाइम्स और अदर न्यूज़पेपर्स के। इकोनॉमिक टाइम्स इसलिए बोल रहा हूँ कि मैं वो पढ़ता हूँ तो मैंने देखे हैं खुद, और बाकी न्यूज़पेपर्स में भी इन्होंने फिर वो डाला, और वहाँ पर ये बड़ी बड़ी अनाउंसमेंट की कि देखो यार हमें गवर्नमेंट की तरफ से अप्रूवल मिला है, MOU साइन हुआ है, सब कुछ हो गया है। होने के बाद वहाँ पर सचिन तेंदुलकर की फ़ोटो वो डालते थे कि ही इज़ ऑल्सो बैकिंग अवर कंपनी। अब होता क्या था कि यहाँ पर RRP इलेक्ट्रॉनिक्स तो स्टॉक मार्केट में लिस्टेड नहीं थी, लेकिन RRP ग्रुप की 2 कंपनीज यहाँ पर मार्केट में लिस्टेड थी, जिनका नाम था RRP सेमीकंडक्टर पहली, दूसरे का नाम था RRP डिफेंस। और बहुत सारे लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते थे, उन्हें ये लगता था कि शायद RRP इलेक्ट्रॉनिक्स इन दोनों में से एक कंपनी की सब्सिडरी होगी, और कई बार ये चांस भी होता है बिकॉज कंपनी के प्रोमोटर सेम थे, जिनका नाम था मिस्टर राजेंद्र चोदनकर। तो RRP सेमीकंडक्टर की अगर आप हिस्ट्री देखेंगे तो पहले ये कंपनी नॉर्मल ट्रेडिंग वेडिंग का काम करती थी, फिर अचानक से 2024 में कंपनी ने अपना नाम GD ट्रेडिंग एंड एजेंसीज से बदलकर सीधा RRP सेमीकंडक्टर कर दिया। इसी बीच कंपनी का मैनेजमेंट भी बदल गया और मिस्टर राजेंद्र चोदनकर कंपनी के बोर्ड पर आ गए। अब इसी बीच इन्होंने कंपनी की इनडायरेक्ट मार्केटिंग की कि कैसे हम सेमीकंडक्टर में जा रहे हैं। हालांकि स्मार्टली इन्होंने खेला, नाम इन्होंने RRP इलेक्ट्रॉनिक्स का रखा, लेकिन मेक श्योर किया कि इन दोनों लिस्टेड कंपनीज को इसका फायदा हो। क्योंकि इंटरेस्टिंगली अगर आप इन दोनों कंपनीज के, मैं पहले RRP सेमीकंडक्टर की बात करता हूँ, इसके अगर फाइनेंशियल्स देखेंगे तो यहाँ पर कुछ भी नहीं हो रहा है, इट्स एब्सोल्युटली जीरो। फिर 31 करोड़ का रेवेन्यू हुआ था, फिर पिछले साल माइनस में ये नंबर चला गया है -6 करोड़। ये माइनस में जाने की कहानी भी बड़ी इंटरेस्टिंग है। तो जब हमने कंपनी के फाइनेंशियल्स में जाके देखा कि भाई रेवेन्यू माइनस में कैसे जाता है, तो पता चला कि सेमीकंडक्टर कंपनी को किसी एक कंपनी ने सोलर पैनल का काम दिया था। तो ऐसे में कंपनी ने उस क्वार्टर में उस रेवेन्यू को नोट कर लिया, लेकिन बाद में कंपनी ने वो काम वापस ले लिया, जिसके चलते कंपनी ने वो रेवेन्यू हटा दिया और इसी वजह से ये माइनस यहाँ पर आ गए हैं, ऐसा कंपनी का कहना था। अब कई सारे सवाल आते कि भाई ये सेमीकंडक्टर कंपनी सोलर में क्या कर रही है, लेकिन ओवरऑल इनका पूरा बिजनेस ही कुछ इस तरह का था। इनफैक्ट 2025 में जब इन्होंने 31 करोड़ का रेवेन्यू दिखाया तो ये पूरा का पूरा लगभग रेवेन्यू ट्रेड रिसीवेबल ही था, यानी पैसा आना बाकी है, आया नहीं है। और जब ज़्यादातर रेवेन्यू, मोर देन 50% रेवेन्यू आपको ट्रेड रिसीवेबल दिखे तो हाई चांसेस होते हैं कि कंपनी कुछ ना कुछ गड़बड़ी वहाँ पर कर रही है, और सिमिलर चीज़ें यहाँ पर भी होती चली गई। तो अपना जो नाम का चेंज करना हो और जो एडवर्टीजमेंट करनी हो, इसका फ़ायदा उन्हें तुरंत यहाँ पर मिला। तो आप देखिए किस तरह से इनके शेयर प्राइस यहाँ पर दौड़ी है। 12,000% के रिटर्न्स सिर्फ 1 साल में इस कंपनी को मिले हैं। इसने सारे मतलब US कंपनी जितना भी बूम बबल जो भी रहेगा सबको तोड़ फाड़ के रिकॉर्ड बना दिया, जबकि कंपनी कुछ करती नहीं है। मतलब अगर मैं आपको सीधी सी बात बताऊँ तो पिछले 2 सालों में एनवीडिया की रेवेन्यू ग्रोथ 500% की रही है, प्रॉफिट ग्रोथ 1500% की रही है, और शेयर प्राइस ग्रोथ 700 to 800% की रही है। तो एनवीडिया के 700 to 800% साइड में, और अपनी इंडिया की सेमीकंडक्टर कंपनी के 12,000% के रिटर्न साइड में। मतलब सिर्फ इंडिया ही नहीं, पूरी दुनिया भर में इसकी आज चर्चा हो रही है। एक सेम तरीके का पैटर्न आपको सिर्फ इस कंपनी ने नहीं बल्कि इसकी दूसरी कंपनी में भी मिलेगा, जो कि है RRP डिफेंस। RRP डिफेंस में भी देखोगे तो कुछ खास हो नहीं रहा है, बट इफ़ यू लुक एट द शेयर प्राइस चार्ट इट्स लाइक दिस। पिछले 2 सालों में इनकी शेयर प्राइस 14 रुपीज़ से यहाँ पर 1000 रुपये के आसपास चली गई, और अभी लगातार गिर रही है क्योंकि लिक्विडिटी कम है। तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो मिस्टर राजेंद्र चोदनकर कंपनी के मैनेजमेंट में है, 74% स्टेक उनके पास है। अब सेबी ने इनके खिलाफ कुछ डॉक्यूमेंट्स तो रिलीज किए हैं, लेकिन अभी भी जो प्रमोटर है कंपनी के खुलेआम घूम रहे हैं। बाद में सेबी को भी पता चला कि ठीक है ये RRP सेमीकंडक्टर कुछ तो गड़बड़ कर रही है, उन्होंने भी इन्वेस्टिगेशन शुरू किया, कुछ रिपोर्ट्स भी रिलीज की, लेकिन अभी भी मिस्टर राजेंद्र चोदनकर खुलेआम घूम रहे हैं। उनके खिलाफ कोई एक्शन होती हुई अभी तक तो नजर नहीं आई है।
अब इन्हीं से इंस्पिरेशन लेके कुछ और कंपनीज भी मार्केट में आ रही है, क्योंकि कंपनीज को अब इंडिया में पता चल गया है कि अगर हम नाम में AI, सेमीकंडक्टर इस तरह की चीज़ें करेंगे तो काम यहाँ पर हो जाता है। अब एक और कंपनी इंडियन मार्केट में ऑपरेट करती है जिसका नाम है डीप डायमंड, जो कि एक ज्वेलरी कंपनी है। उसने भी अभी कुछ टाइम पहले अपना नाम चेंज करके डीप हेल्थ AI इंडिया कर लिया है। साथ ही इंडिया में एक और कंपनी है जिसका नाम है SPEL सेमीकंडक्टर। इस कंपनी को भी अगर आप देखेंगे तो रेवेन्यू और प्रॉफिट में कुछ नहीं हो रहा है। जो रेवेन्यू कंपनी का 40 करोड़ का था वो अभी 6 करोड़ पे आया है, यानी डीग्रोथ हो रही है रेवेन्यू में बेसिकली। लेकिन बावजूद इसके अगर आप देखेंगे तो 2020 में जो 20 रुपीज़ की शेयर प्राइस थी वो आज 150 रुपये के करीब चली गई है। यानी इंडिया में जो नाम देख के इन्वेस्ट करने वाला कल्चर है वो काफ़ी बढ़ गया है। सिमिलरली एक ल्यूसेंट इंडस्ट्रीज नाम की कंपनी थी, उसने रिसेंटली अपना नाम चेंज करके मोबावेन्यू AI टेक कर लिया है। अगर आपने इस वीडियो को बराबर से देखा है तो आपने देखा होगा कि इन कंपनीज ने एक चीज़ तो क्रैक की है कि सरकार के साथ MOU करो, न्यूज़ में चर्चा में आप आ जाओगे और उसके बाद शेयर प्राइस बढ़ना आसान हो जाता है। अब रिसेंटली एक फ़नी चीज़ हुई है कि यूपी सरकार के साथ एक MOU साइन किया गया। कंपनी का नाम था पच AI। कंपनी ने बताया कि हम बेंगलोर बेस्ड बहुत बड़ी कंपनी है और हम 25,000 करोड़ का MOU हमने यूपी गवर्नमेंट के साथ साइन किया है। लेकिन इसी बीच किसी ने कंपनी के फाइनेंशियल्स चेक किए तो उन्हें पता चला कि कंपनी का रेवेन्यू 1 करोड़ का नहीं है और कंपनी यहाँ पर 25,000 करोड़ का MOU साइन कर रही है। बाद में काफ़ी सारे लोगों ने सवाल उठाए, उसके बाद ये MOU कैंसिल हुआ। लेकिन फिर सवाल ये भी है कि अगर कोई सरकार इतना बड़ा MOU साइन कर रही है तो क्या एक बेसिक ड्यू डिलिजेंस भी वहाँ पर नहीं हो रहा है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो देखिए, जब जब बबल आते हैं ना तो इंडिया में इस तरह की क्रिएटिविटी करने वाले लोग बहुत ज़्यादा है। 1999 के बबल में जब .com बबल आया था तो इंडिया में बहुत सारी कंपनीज ने अपना नाम में टेक्नोलॉजी या फिर इंटरनेट ऐड करना शुरू किया था। मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग कंपनी की कहानी बताता हूँ जिसके बाद आप पागल हो जाएंगे कि इंडिया में क्या चल रहा है और कंपनीज धंधा करने के बजाय ये क्या दिमाग चला रहे हैं। अभी रिसेंटली मैंने एक किताब लिखी जिसका नाम है टिकट टू स्टॉक मार्केट, जो आपको अमेजन पे मिल जाएगी। अब इस किताब में मैंने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग किस्सा लिखा है। वो किस्सा क्या था कि इंडिया में एक कंपनी है जिसका नाम है बेल साउथ एंटरप्राइजेस लिमिटेड। 1995 में कंपनी की शुरुआत हुई। बाद में कंपनी ने देखा कि 1998 के आसपास इंटरनेट बूम आया है। कंपनी IT कंपनीज की शेयर प्राइस तुरंत बढ़ रही है। लेकिन प्रॉब्लम ये था कि जो बेल साउथ थी वो तो IT में कुछ काम करती नहीं थी। फिर प्रमोटर ने दिमाग लगाया कि काम करो ना करो क्या फ़र्क पड़ रहा है, वो कौन चेक करेगा, हम कंपनी का नाम चेंज कर दें। जिसके बाद 1998 में इन्होंने कंपनी का नाम बदलकर BSEL इंफॉर्मेशन सिस्टम लिमिटेड रख दिया। और क्या जादू हुआ, जैसे ही नाम चेंज कर लिया लोग इस कंपनी पर भी टूट पड़े। कंपनी के शेयर प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ गए। अब देखिए, यहाँ पर भी ये कंपनी पकड़ी नहीं है। इन्हें लगा कि ठीक है, चलने दो जब तक चल रहा है। फिर .com बबल आया, ये भी बस्ट हुआ, जिसके साथ कंपनी की शेयर प्राइस भी नीचे आई। इसके बाद कंपनी वेट कर रही थी कि अगला बूम कहाँ पर आता है। फिर उन्होंने देखा कि 2002 से इंडिया में और US में दुनिया भर में रियल एस्टेट बूम आना शुरू होता है। इंडिया में कई सारे जो रियल एस्टेट बिल्डर थे उनकी शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज की शेयर प्राइस बढ़ना शुरू हो जाती है। इसी बीच कंपनी अपना अगला निशाना तय कर लेती है, वो होता है रियल एस्टेट। कि अब हम बिजनेस का नाम बस चेंज करेंगे। और वैसे ही वो कंपनी का नाम 2003 में चेंज करते हैं BSEL इंफ्रास्ट्रक्चर रियल्टी लिमिटेड। अब आप में से बहुत सारे लोगों को लगा होगा कि कंपनी अब तो रुकी होगी या अब तो पकड़ी गई होगी, लेकिन नहीं, आप गलत हो। अब यहाँ पर इन्होंने और बूम का वेट किया, लेकिन कुछ खास बूम इंडिया में आया नहीं। और फिर 2020-21 से उन्होंने देखा कि इंडिया में AI, अल्गो, इन सब चीज़ों का बड़ा ट्रेंड आ रहा है। तो इन्होंने देखा कि किस में एंटर करें, तो कंपनी ने अल्गो को पिक किया और फाइनली 2023 में इन्होंने कंपनी का नाम बदलकर BSEL अल्गो लिमिटेड नाम रखा। आज अगर आप देखोगे तो BSEL अल्गो स्टॉक मार्केट में अभी भी लिस्टेड है। इस कंपनी का रेवेन्यू भी निगेटिव में है, पिछले सालों में कुछ यहाँ पर नहीं हो रहा है। ओवरऑल देखें तो कैश फ्लोज निगेटिव्स में, फाइनेंशियल्स में कुछ भी नहीं। और बस जब ये कंपनी का नाम बदलते, जैसे 2023 में इन्होंने नाम बदला तो शेयर प्राइस जो 6 रुपये के आसपास थी वो तुरंत 18 रुपीज़ के आसपास चली गई, क्योंकि लोगों को जेन्युइनली लगा कि ये कोई अल्गो ट्रेडिंग करने वाली कंपनी होगी और उन्होंने इन्वेस्ट किया। मतलब वही झांसे में ये लोगों को पिछले 25 सालों से फंसा रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके लोग समझने को तैयार नहीं है। मतलब मेरा तो इस पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग व्यू है कि सेबी ने इनको पकड़ के फेंक देना चाहिए। और अनलेस एंड अनटिल कुछ लोगों को झेल नहीं होगी, मुझे नहीं लगता कि ये पूरा पैटर्न रुकने वाला है, क्योंकि प्रोमोटर्स ने गेम अभी क्रैक कर लिया है कि नाम बदलो और ये अलग अलग चीज़ें करते रहेंगे, क्योंकि इन्हें पता है कि रिटेल इन्वेस्टर्स, मेजॉरिटी लोग जो रिटेल इन्वेस्टर्स है वो उन्हें कंपनी का एनालिसिस करना नहीं आता है। वो बस नाम देखते हैं और अपना नसीब आजमाते हैं। और ऐसे में ये जो छोटी मोटी कंपनीज है ये उसका तुरंत फ़ायदा लेती है और उससे पैसा बनाने की कोशिश करती है। अब ये जो सारे कंसर्न्स मैंने आपको बताया है जो इंडिया के AI मार्केट में हो रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट सिर्फ रिटेल इन्वेस्टर्स से ही लिमिटेड नहीं है, इसका एक बड़ा इम्पैक्ट भी है। देखिए, जैसे बिल्डर AI की मैंने बात की और बाकी भी कंपनीज है, इसमें सिर्फ इंडियन रिटेल इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट नहीं करते, बाहर की कंपनीज भी इन्वेस्ट करती है। और जब इस तरह की चीज़ें बार बार हमारी कंट्रीज़ में चलती रहती है तो हमारा भी एक इंप्रेशन बन जाता है
कि शायद यहाँ पर सारी चीज़ें क्लीन नहीं है और धोखाधड़ी ज़्यादा है। और ऐसे में सामने वाला एक बार फंस सकता है, माइक्रोसॉफ्ट एक बार फंसेगा, लेकिन बाद में वो कभी इन्वेस्ट करने की हिम्मत नहीं करेगा। मतलब देखा जाए तो इंडिया में जेन्युइन प्लेयर्स भी हैं जो सेमीकंडक्टर की तरफ जा रहे हैं। टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स इसमें ऑलरेडी काफ़ी अच्छा कर रहा है। उन्होंने रिसेंटली जो सबसे ज़्यादा आईफोन इंडिया में बनाए जाते हैं, पर्टिकुलरली असेंबल किए जाते हैं, उसमें उन्होंने फॉक्सकॉन को इंडिया में पीछे छोड़ दिया है, जो कि एक बहुत बड़ा अचीवमेंट है इंडिया के हिसाब से। और अब सेमीकंडक्टर की तरफ वो जा रहे हैं। 2-3 साइट्स उनकी पास भी हुई है, गुवाहाटी की और गुजरात में ढोलेरा की। CG पावर को भी एक सानंद का प्लांट आई थिंक उनका 1-2 दिन पहले ही शुरू हुआ है। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर डेवलपमेंट्स हो रही है। लेकिन एक चीज़ आप समझिए कि सेमीकंडक्टर कोई छोटा मोटा बिजनेस नहीं है। इसमें इन्वेस्ट करने के लिए बहुत सारा पैसा चाहिए, फ्यू लाख्स करोड़ चाहिए, अगर उससे कम नहीं तो। और इसमें अगर आपको कम अमाउंट से शुरू करना है तो इसमें एक तरीका है, उसे कहते हैं OSAT, मतलब कि आउटसोर्स सेमीकंडक्टर असेंबली एंड टेस्ट। ये काम थोड़ा कम पैसों में हो सकता है, लेकिन इसके लिए भी 15-20 हज़ार करोड़ रुपए की मिनिमम इन्वेस्टमेंट रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। और वो वही कंपनीज कर पाएगी जितने रिजर्व सरप्लस ज़्यादा है, जिसका मार्केट कैप इस अमाउंट से ज़्यादा है। अब जो कंपनीज इंडिया में प्रॉमिस कर रही है उनकी मार्केट कैप 200 करोड़, किसी के 300 करोड़, प्रोमिस कर रही है 10,000 करोड़, कोई 20,000 करोड़। तो ऐसे में ये सोचने वाली बात है। तो यहाँ पर जल्द से जल्द इन चीज़ों को कंट्रोल में नहीं किया गया तो ये लोगों का पैसा तो यहाँ पर डूबेगा ही डूबेगा। लेकिन कल जाकर कोई जेन्युइन कंपनी आती है तो रिटेल इन्वेस्टर्स भी वहाँ पर डरेंगे पैसा डालने के लिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर्स का इनसे बचने का काम तो है ही, लेकिन कहीं ना कहीं सरकार का हो गया, रेगुलेटर को भी यहाँ पर ज़रूर ध्यान देना चाहिए और इन कंपनीज़ को टाइम रहते ही हटा देना चाहिए, ताकि इस तरह की चीज़ें मार्केट में काफ़ी ज़्यादा ना बढ़े। क्योंकि फ़िलहाल तो देखा जाए तो जैसे मैंने आपको कई सारे नाम बताए, तो इसमें और भी ये लिस्ट लंबी है। कई सारी AI टेक्नोलॉजी नाम से एंडिंग वाली कंपनीज भी आ रही हैं, श्रद्धा AI टेक्नोलॉजी और बहुत सारी, जिन्होंने धड़ाधड़ AI लगाना शुरू कर दिया अपने काम में। जैसे एक कंपनी मैं आपको बता रहा था, उसका बस एक बेसिक एडवर्टीजमेंट और मार्केटिंग का काम है, लेकिन उसने भी अपने नाम में AI डाल के रखा है ताकि उन्हें भी पता चला है कि AI नाम डालने से कुछ शेयर प्राइस में इजाफा ज़रूर होता है। तो एक चीज़ तो यहाँ पर क्लियर है कि इंडिया में कैपिटल की कमी नहीं है, पैसा लगाने वाले हमेशा रेडी है, लेकिन जेन्युइन कंपनीज़ की कमी है। और यहाँ पर जेन्युइन कंपनीज कहीं ना कहीं रिटेल इन्वेस्टर्स को नहीं मिल रही है, और इसीलिए बेचारे सेमीकंडक्टर नाम मिल गया, डाल दिया पैसे, AI नाम लिख दिया, डाल दिए पैसे, इस तरह की चीज़ें हो रही है। अब इसी दौरान 1-2 चीज़ें हमने ये भी ऑब्जर्व की कि जितने भी कंपनीज के नाम इंडिया में सेमीकंडक्टर है, ऐसी 3 कंपनीज इंडिया में है और 3 में से कोई भी ढंग का सेमीकंडक्टर का काम नहीं कर रही है। ये एक शॉकिंग चीज़ है। तो ये था AI का एक सस्ता AI बबल जो अलग ही लेवल पर चल रहा है। US में जो AI बबल चल रहा है वैल्यूएशन वाला बबल है। एनवीडिया ले लो या बाकी भी कंपनीज है, तो दे आर एक्चुअली डूइंग समथिंग, पीछे वो कुछ कर रहे हैं। ठीक है, वैल्यूएशन महंगे हो गए तो वैल्यूएशन का वो बबल है, लेकिन इंडिया में इट्स नॉट अ वैल्यूएशन बबल। इंडिया में पूरा का पूरा ही सस्ता बबल है जिसमें पीछे कुछ भी नहीं हो रहा है। तो इन सारी कंपनी से ज़रूर आप सतर्क रहिए, प्रॉपर ड्यू डिलीजेंस कीजिए किसी भी कंपनी में एंटर करने से पहले, और उसके बाद ही उसमें इन्वेस्ट कीजिए, नहीं तो इस तरह की चीज़ें शायद आपके साथ भी हो सकती है, क्योंकि फंसाने वाले की लाइन बड़ी लंबी है। अब ये आप पर है, आप इनसे कैसे बचते हो और कैसे सतर्क रहते हो। और जाते जाते हमारे वैल्यू इन्वेस्टिंग कोहॉर्ट को जरूर चेकआउट कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। ये एक ऐसा कोहॉर्ट है जहाँ पर प्रैक्टिकली आपको सारी चीज़ें वैल्यूएशन रिलेटेड सीखने मिलेगी, एकदम प्रैक्टिकली, और कोई भी व्यक्ति ये कर सकता है। तो उस एक्सपर्टीज के लिए आपके साइड से भी मेहनत जरूर लगेगी। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो जरूर एनरोल कीजिए। तो फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।